Hello students, welcome back to the channel. The topic that we are going to do today is economic integration. ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि जब हम डिफरेंट इकोनॉमीज की बात करें, जब हम डिफरेंट इकोनॉमीज की आपस में जुड़ने की बात करें, इंटीग्रेट करने की बात करें, देन दैट इज नोन एज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हम बात करते हैं डिफरेंट इकोनॉमीज की आपस में जुड़ने की। और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता कब है? जब हम उनके बीच होने वाले जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको या तो कम कर दें या फिर बिल्कुल ही खत्म कर दें। सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हम ट्रेड बैरियर्स को या तो कम करने की बात करते हैं या फिर बिल्कुल ही खत्म करने की बात करते हैं। अब ट्रेड बैरियर्स डिफरेंट फॉर्म्स के हो सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आएगी आगे। सो ट्रेड बैरियर्स may be in the form of tariffs, may be in the form of quotas, or and many other trade barriers are also there. So trade barriers की हमने बात करी, या तो उसको बिल्कुल रिड्यूस कर देना या फिर बिल्कुल खत्म कर देना, तो हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इससे बढ़ता है। और साथ ही साथ कॉपरेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज भी क्या होता है, बढ़ता है। अब यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रेफर्स टू द ट्रेड यूनिफिकेशन। हमने किसकी बात करी? ट्रेड यूनिफिकेशन की, between different states by the partial or full abolishing of custom tariffs on trade taking place within the borders of each state. As economies become integrated, there is lessening of trade barriers and economic and political coordination between countries increases. The objective of this integration is to increase the combined economic productivity of the countries, easier access of goods and services। तो यही बात करी कि हमने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में या तो ट्रेड बैरियर्स को हम या तो कम करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, ट्रेड बैरियर्स को कम्प्लीटली रिमूव करते हैं, सो दैट जो हमारे डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन है वो क्या हो सके, वो बढ़ सके। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है डिफरेंट लेवल्स पे आप देख सकते हैं। जो सबसे लूजेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है दैट इज पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इनमें इंक्रीज होती जाती है, हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते जाते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन is PTA, preferential trade area, FTA, that is free trade area, then custom union जिसे हम CU भी कहते हैं, then common market, then economic union and then political union। ठीक है, हम जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते जाते हैं तो उसी के साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज करती जाती है एंड देन लेवल ऑफ इंटीग्रेशन हम हायर लेवल का अचीव करते जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया से। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया इज बेसिकली अ ट्रेडिंग ब्लॉक। ठीक है, ट्रेडिंग ब्लॉक क्या है? जहां पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। अगर ट्रेड ब्लॉक की हम सीधा सीधा बात करें, अ ट्रेड ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट come together to promote trade among themselves by reducing or removing trade barriers like tariffs, quotas or restrictions। Alright, so trade block क्या है? एक अग्रीमेंट है कंट्रीज के बीच में ताकि क्या कर सके, ट्रेड जो है प्रमोट कर सके। ठीक है, इसमें बेसिकली या तो टैरिफ्स को हटा दिया जाएगा, किसी में कम कर दिया जाएगा। तो हम धीरे धीरे इस चीज को पढ़ते हैं। देखिए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया इज अ ट्रेडिंग ब्लॉक दैट गिव्स प्रेफरेंशियल एक्सेस टू सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। सो इसमें प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया में हम टैरिफ्स को रिड्यूस करने की बात करते हैं, रिमूवल की बात नहीं करते हैं, रिड्यूस करने की बात करते हैं। एंड रिड्यूस भी किस पे बात करते हैं? ऑन स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, इधर हमने क्या पढ़ा? प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया में जो भी हमारे ट्रेड बैरियर्स होते हैं वो जस्ट क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं होते हैं, और वो भी स्पेसिफिक गुड्स पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो कंट्रीज है इंडिया एंड अफगानिस्तान, उन्होंने आपस में पीटीए साइन करा। सो अगर दोनों ने पीटीए साइन करा है, ठीक है,
और उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स डिसाइड कर लिए कि इसके अंदर क्या करेंगे, हम पीटीए करेंगे। नाउ सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर क्या लगेगा, कम टैरिफ लगेगा, बाकी सब प्रोडक्ट्स पर एज इट इज जो भी एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैरिफ है वो लगेगा। साथ ही साथ जो इंडिया और अफगानिस्तान के अलावा बाकी कंट्रीज हैं उस पर एक स्टैंडर्ड रेट से टैरिफ लगेगा, ठीक है, उन पर टैरिफ जो है वो कम नहीं होगा। तो देखिए, पीटीए में हम टैरिफ रिडक्शन की बात करते हैं। इसका ऑब्वियसली लिमिटेड स्कोप है क्योंकि ये फर्स्ट लेवल है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, और ये हमारा लूजेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। देखिए, इसमें जो भी कंट्रीज हैं म्यूचुअली वॉलेंटरीली आपस में अग्रीमेंट करती हैं, और इसका गोल क्या होता है, टू एनहांस द ट्रेड बाय मेकिंग इट मोर कॉस्ट इफेक्टिव अमंग मेंबर कंट्रीज। इसके एग्जांपल्स हैं साप्टा, जीएसटीपी, ठीक है। साप्टा इज बेसिकली साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एंड जीएसटीपी इज ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट इज नॉन मेंबर टैरिफ्स अनचेंज। मैंने आपको बता ही दिया कि अगर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में पीटीए साइन हुआ है तो बाकी सबसे क्या रहेगा, बाकी सब कंट्रीज से जो ट्रेड होगा वो एग्जिस्टिंग जो भी उनका टैरिफ रेट है या फिर जो भी उनके ट्रेड बैरियर्स है बाकी सब पे एज इट इज लगेंगे। लेकिन अगर इंडिया और अफगानिस्तान का पीटीए साइन हुआ है तो वहां पर सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान एक दूसरे से कम जो टैरिफ्स है वो चार्ज करेंगे। नेक्स्ट इज नो हार्मोनाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल टैरिफ्स। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप आगे समझ पाएंगे कि आप कस्टम यूनियन पढ़ेंगे। ठीक है, कस्टम यूनियन में बेसिकली क्या होता है कि जो बाकी सब कंट्रीज हैं हम उनसे कॉमन ट्रेड पॉलिसी रखते हैं, ठीक है, बट ऐसा पीटीए के अंदर नहीं होता। यस, आपको ये वाला पॉइंट जो है आगे वाली स्लाइड्स में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में एक्चुअल में एक पीटीए साइन हो चुका है। कब साइन हुआ था ये, मार्च 6 2003 को, एंड ये लागू कब से हुआ, 13 मई 2003 को। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू स्ट्रेंथन द ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज बाय ग्रांटिंग प्रेफरेंशियल एक्सेस टू सिलेक्टेड गुड्स। देखिए, ये लूजेस्ट फॉर्म है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, और इसमें आपको रिड्यूस टैरिफ देखने को मिल सकते हैं। सो बेसिकली इसकी की फीचर क्या है, इसके अंदर इंडो अफगानिस्तान पीटीए के अंदर बेसिकली 38 अफगानिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिए गए थे, ठीक है। उसमें जो 38 अफगान प्रोडक्ट्स में क्या डिसाइड किया गया था कि यहाँ पर इनको ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है, कुछ पर ट्रेड बैरियर्स जो है बिल्कुल कम हो जाएंगे। नाउ अफगानिस्तान ने भी रेसिप्रोकल कंसेशन दिए थे इंडिया को एज अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना थ्रू एनहांस्ड एक्सपोर्ट्स, reinforces India's strategic and economic engagement in South Asia, ठीक है, supports Afghanistan integration to the global trade system. So these are the significance points. नेक्स्ट इज एफटीए। हमने पीटीए पढ़ लिया, पीटीए में हमने क्या पढ़ा कि ट्रेड बैरियर्स को कम कर देना, एंड दैट इज द लूजेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं एफटीए। एफटीए इज बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमने वहां पर क्या बात करी थी, ट्रेड बैरियर्स को कम करने की, लेकिन यहाँ पर हम परमानेंटली ट्रेड बैरियर्स को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक परमानेंट अग्रीमेंट है जहां पर हम ट्रेड बैरियर्स को बिल्कुल खत्म करने की बात करते हैं। नाउ ऑब्वियसली जिन कंट्रीज के बीच में एफटीए साइन हुआ है, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड श्रीलंका ने आपस में क्या करा, एक एफटीए साइन करा। सो ओनली द इंडिया एंड श्रीलंका विल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स टैरिफ फ्री, ऑलराइट। बाकी कंट्रीज पर ये चीज नहीं लागू होगी, एंड इंडिया एंड श्रीलंका भी आपस में गुड्स जो है वो डिसाइड कर सकती हैं कि सिर्फ इन्हीं गुड्स पर जो है टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया जाएगा, बाकी सब गुड्स के लिए आपसे एज जो भी एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैरिफ्स है वो आपसे चार्ज किए जाएंगे, ऑलराइट। अब मान लीजिए यूएस कहे इंडिया से कि मुझे प्रोडक्ट्स दे दीजिए, तो इंडिया ने अगर यूएस से एफटीए साइन नहीं करा है
तो वो क्या करेगा, एक एग्जिस्टिंग रेट पर उसको गुड्स देगा, ठीक है। नाउ ये जो एफटीए का अग्रीमेंट है इज नॉट अप्लाइड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशिंग और सर्विसेज। ऑलराइट, एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशिंग एंड सर्विसेज पर ये लागू नहीं होता है। The member countries are free to charge their own external tariffs from countries outside the FTA। ये बात मैं आपको समझाई चुकी हूँ। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं और जिन कंट्रीज के साथ उसका FTA साइन नहीं हुआ है वो अपने एक्सटर्नल टैरिफ चार्ज कर सकते हैं। Therefore, each member country has full freedom of a trade with external countries। इसका एग्जाम्पल है नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, और इसका नेम अब चेंज होकर USMCA हो चुका है। USMCA, that is United States, Mexico and Canada Agreement। Alright, so आप देख भी सकते हैं ये पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। only न्यू पॉइंट, ट्रेड डिफ्लेक्शन। ट्रेड डिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, कई बार ये देखने को मिलता है कि जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं वो ट्रेड डिफ्लेक्शन में एंटर कर रही हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन का मतलब है जब कोई चीज अपने ओरिजिनल रूट से हट कर ट्रेवल करती है, राइट। सो ट्रेड डिफ्लेक्शन में क्या होगा, जब goods change their original trade route to avoid tariffs, restriction और trade barriers। ठीक है, जब goods क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल ट्रेड रूट के अलावा किसी और रूट से आते हैं सो दैट वो जो भी हायर टैक्सेस हैं उसको अवॉइड कर सके, दूसरे ट्रेड बैरियर्स है उसको अवॉइड कर सके। मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, इंडिया एंड यूएस। नाउ मान लीजिए इनमें क्या है, ये एक फ्री ट्रेड एरिया के अंदर आते हैं, ठीक है। नाउ चाइना इस एफटीए के अंदर नहीं है। अब इंडिया एंड यूएस आपस में कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, जिन पे भी उनकी अग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है। नाउ दे विल नॉट चार्ज एनी टैरिफ ऑन इट, राइट। बट यही अगर चाइना से अगर इंडिया टॉयज इंपोर्ट करता है तो नाउ कितना टैरिफ लगा देता है, 25%, ठीक है। सो अब क्या होगा, चाइना क्या करेगा, चाइना एंड यूएस के मान लीजिए रिलेशंस अच्छे हैं तो वो क्या करेगा, चाइना अगर यूएस को प्रोडक्ट बेचे तो उसको सिर्फ 10% टैरिफ देना पड़ता है। नाउ चाइना एक ट्रेड डिफ्लेक्शन में एंटर कर सकता है। चाइना क्या करेगा, यूएस को अपने प्रोडक्ट दे देगा एंड यूएस के थ्रू वो क्या आ जाएंगे, इंडिया के अंदर आ जाएंगे। सो दैट इज नोन एज ट्रेड डिफ्लेक्शन। अब कोई कंट्री इस ट्रेड डिफ्लेक्शन में इन्वॉल्व ना हो, इसीलिए वी कम टूवर्ड्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, बहुत सारी कंट्री अब रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है वो कंट्री से मांगने लगे हैं। रूल ऑफ ओरिजिन इज बेसिकली कि जो भी उसकी मैन्युफैक्चरर कंट्री है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा गुड्स जो है ओरिजिनली उसी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हुए हैं। कि यूएस को अगर इंडिया, यूएस एंड इंडिया का अगर फ्री ट्रेड एरिया के अंदर वो आते भी हैं, अगर उनका अग्रीमेंट हो भी रखा है, देन यूएस हैज टू प्रूव द इट्स ओरिजिन पॉइंट कि एक्चुअल में गुड्स जो हैं वो यूएस से ही आए हैं। सो रूल्स ऑफ ओरिजिन में, रूल्स ऑफ ओरिजिन कैसे चेक होता है, आप उसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगेंगे, ठीक है। देन वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया इज ऑल्सो देयर कि कितने परसेंट वैल्यू एडिशन यूएस में हुआ है, यूएस को ही बताना पड़ेगा। देन अगर टैरिफ क्लासिफिकेशन में चेंज हुआ है उसके रिगार्डिंग भी यूएस को बताना पड़ेगा। देन उसके बाद बात आती है जस्ट अ सेकेंड, स्पेसिफिक प्रोसेसिंग रूल्स कि कितने परसेंट जो है प्रोसेस वो यूएस के अंदर हुआ है वो भी उसको बताना पड़ेगा, राइट। सो अब देख सकते हैं हमने एफटीए में क्या क्या पढ़ा।
ये परमानेंट अग्रीमेंट है, यूजुअली नेबरिंग कंट्रीज के बीच में होता है। इसमें हम कंप्लीट रिमूवल ऑफ टैरिफ्स ऑन गुड्स की बात करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशिंग सेक्टर और सर्विसेज पे अप्लाई नहीं होता। ओनली किस पे होता है? गुड्स पे होता है ये अप्लाई, सर्विसेज पर अप्लाई नहीं होता, राइट। Then members are free to charge their own external tariffs from countries outside the FTA। ठीक है। और मेंबर्स जो हैं फुल फ्रीडम इंजॉय करते हैं कि बाकी जो FTA जिनके साथ नहीं हुआ उन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए दोनों ही मेंबर्स के पास क्या है? फुल उनके पास फ्रीडम है। और एग्जाम्पल में हमने पढ़ा नाफ्टा, और इसका नाम चेंज होकर अब क्या बन गया है? USMCA, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट। देन द स्लाइड इज फॉर ट्रेड रिफ्लेक्शन। इस मैंने आपको इंडिया, यूएस एंड चाइना का एग्जांपल देके बताया। यही एग्जांपल कंट्री ए, कंट्री बी एंड नॉन मेंबर कंट्री एक्स के हिसाब से यहाँ पर गिवन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर हम कस्टम यूनियन की बात करें, कस्टम यूनियन में बेसिकली एफटीए के फीचर्स तो सारे होते ही होते हैं, साथ में हम बात करते हैं कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स। ठीक है, किसकी बात करते हैं? कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स। देखिए, मान लीजिए कि इंडिया एंड यूएस आपस में एफटीए में है, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन कर रखा है एफटीए। ऑलराइट, नाउ मान लीजिए कि चाइना भी इंडिया से ट्रेड करना चाहता है और चाइना यूएस से भी ट्रेड करना चाहता है। ठीक है, इसी तरीके से अफगानिस्तान, ठीक है, इसी तरीके से पाकिस्तान, देन श्रीलंका, देन बांग्लादेश। ठीक है, नाउ इंडिया एंड यूएस आपस में उन्होंने तो अग्रीमेंट कर रखा है। नाउ कस्टम यूनियन में क्या होता है, इंडिया और यूएस डिसाइड करेंगे कि इस एफटीए के बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ वो कॉमन ट्रेड पॉलिसीज रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? कॉमन ट्रेड पॉलिसीज रहेंगी, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स रहेंगे विद आउटसाइड कंट्रीज। ऑलराइट, इसमें क्या पढ़ते हैं? देखिए, जस्ट लाइक द मेंबर्स ऑफ एफटीए, द मेंबर्स ऑफ कस्टम यूनियन आल्सो रिमूव बैरियर्स, कि यहाँ पर भी जीरो ट्रेड बैरियर्स रहेंगे। इन एडिशन दे आल्सो हैव कॉमन ट्रेड पॉलिसी। उनकी क्या रहेगी? ट्रेड, कॉमन ट्रेड पॉलिसी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू नॉन मेंबर कंट्रीज, जो कि इस एफटीए का पार्ट नहीं है। नॉन मेंबर कंट्रीज जिसकी हमने बात करी, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ क्या रहेगी? कॉमन ट्रेड पॉलिसी, राइट। Due to the common trade policy, a common external tariff is charged from non-member countries. Clear हो गया ना? And revenue is shared among the member countries. For example, Asian Association of Southeast Asian Nations. ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका है? कस्टम यूनियन का। तो कस्टम यूनियन में हमने क्या बात करी कि एफटीए के सारे फीचर्स में अगर हम ऐड कर दें कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी, तो हमारी क्या हो जाएगी? कस्टम यूनियन हो जाएगा। ऑलराइट, देखिए इसके फीचर्स देखिए, फ्री ट्रेड रहेगा विद इन द यूनियन, ठीक है, जस्ट लाइक एफटीए। कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ रहेंगे विद द नॉन मेंबर कंट्रीज। यहाँ पर ट्रेड डिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑल द मेंबर्स हैव द सेम एक्सटर्नल टैरिफ। देयर इज नो इंसेंटिव फॉर गुड्स टू बी रूटेड थ्रू वन कंट्री टू अवॉइड हायर ड्यूटीज। ठीक है, क्योंकि बाकी सब कंट्रीज के साथ सेम जो है एक्सटर्नल टैरिफ रहेंगे, तो इसीलिए देयर इज नो इंसेंटिव। ठीक है, तो इसलिए ट्रेड डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और ट्रेड पॉलिसी कैसी रहेगी? कोऑर्डिनेटेड रहेगी। नाउ कॉमन मार्केट, देखिए कॉमन मार्केट में क्या होगा? कस्टम यूनियन के सारे फीचर्स रहेंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे अगर हम फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन, कि कस्टम यूनियन के सारे फीचर्स के साथ हम क्या ऐड करते, फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो तब क्या हमारा आ जाएगा कॉमन मार्केट। देखिए द कॉमन मार्केट हैज नो बैरियर्स टू ट्रेड, क्योंकि देखिए कस्टम यूनियन में भी ऑलरेडी एफटी के सारे फीचर्स होते हैं ना। ठीक है, तो नो ट्रेड बैरियर्स रहेंगे, कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी तो रहेगी कस्टम यूनियन की तरह विद नॉन मेंबर कंट्रीज। इन एडिशन द रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो रिमूव्ड। अब इसमें क्या एडिशन देखने को मिली कि जो मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे इजीली मूव कर पाएंगे। ठीक है, विद एंड between different countries। देखिए the restriction is abolished on immigration, emigration and cross border investment। किस किस पे restriction abolish है, immigration, emigration and cross border investment। This is done to employ the best resources in the best possible manner। क्लियर है, देखिए यहाँ पे आपके लिए लिखा भी हुआ है, कस्टम यूनियन में जब हम फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते, साथ में नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इमिग्रेशन, एमिग्रेशन एंड क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, तो ये किसके फीचर हो जाएंगे, कॉमन मार्केट के। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक यूनियन। देखिए इकोनॉमिक यूनियन की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करते हैं फुल इंटीग्रेशन की। ठीक है, इसमें बेसिकली जो हमारे कॉमन मार्केट है उसके सारे फीचर्स तो आएंगे ही आएंगे, साथ में हम बात करते हैं सिंगल करेंसी की। ठीक है, जितने भी फीचर्स थे हमारे कॉमन मार्केट के वो सारे के सारे फीचर्स आने वाले हैं, लेकिन साथ में हम किसकी बात करेंगे, सिंगल करेंसी की। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन बेसिकली वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमिक यूनियन है। ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक यूनियन का मतलब क्या है, कंट्रीज मिलकर एक कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम चलाते हैं। ठीक है, देखिए इसको पढ़ भी लेते हैं। इकोनॉमिक यूनियन इन्वॉल्व्स full integration between two or more countries। There are no trade restrictions between member countries। ठीक है, फिर कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी भी रहेगी, एंड रिस्ट्रिक्शन जो है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी एबॉलिश हो जाएगी। तो यहाँ तक सारा कुछ क्या हो गया, कॉमन मार्केट। ठीक है, अब एडिशन क्या होगा, इन एडिशन देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मेंबर कंट्रीज ऑन देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज। नाउ क्या एडिशन होगी कि यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी कोऑर्डिनेशन रहेगा। ठीक है, तो नेशंस हैव कोऑर्डिनेटेड मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, जो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ये भी क्या रहेगी, कोऑर्डिनेटेड रहेगी। एग्जाम्पल क्या है, यूरोपियन यूनियन। When an economic union involves unifying currency, it becomes an economic and monetary union। क्या है, देखिए अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज में कोऑर्डिनेशन बनाया, कॉमन मार्केट में कौन सा फीचर ऐड करा कि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो कोऑर्डिनेटेड रखेंगे, तो क्या बन गया, इकोनॉमिक यूनियन। नाउ इसमें अगर हमने क्या करा कि एक करेंसी क्या कर ली, यूनिफाई कर दी। ठीक है, अगर हमने करेंसी को भी यूनिफाई कर दिया तो हमारी कौन सी बन गई, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। क्लियर है, देखिए अब इसका वैसे एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बताया, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में बेसिकली क्या होता है, एक सिंगल करेंसी यूज की जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरो। तो यूरोपियन यूनियन के जो भी मेंबर्स होते हैं आपस में ट्रेड भी एक साथ करते हैं, कॉमन रूल्स उन पे लागू होते हैं, साथ में कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज वहां पर फॉलो की जाती हैं, एक कॉमन करेंसी यूज की जाती है जिसे हम यूरो कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हमने किसके पढ़े, इकोनॉमिक यूनियन के। यहाँ पे आपके लिए समराइज भी किया गया इन चीजों को। देखिए फुल इंटीग्रेशन रहेगा, नो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बिटवीन मेंबर कंट्रीज, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी रहेगी, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, सिंगल करेंसी रहेगी, कोऑर्डिनेशन ऑफ कंट्रीज ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी।
सो नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल्सो ऑफ इकोनॉमिक यूनियन। आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर करा दिया है कि इकोनॉमिक यूनियन में कॉमन मार्केट के सारे एस्पेक्ट्स आएंगे, साथ में एडिशनल फीचर क्या है, कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, मेंबर कंट्रीज देन फॉर्म द जॉइंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फॉर दिस पर्पस। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज यूरोपियन यूनियन। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक सिंगल करेंसी यूज की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, यूरो। ऑलराइट, so next and last stage of the economic integration is political union. ये बेसिकली हाईएस्ट स्टेज होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। यहाँ पर सबसे ज्यादा लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। तो देखिए, इसमें सारे फीचर्स रहेंगे इकोनॉमिक यूनियन के। ठीक है, साथ में क्या रहेगा, कंप्लीट पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक यूनियन के सारे फीचर्स के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल यूनियन। द मेंबर कंट्रीज शेयर अ कॉमन डिसीजन मेकिंग एंड जुडिशियल बॉडी। इनकी डिसीजन मेकिंग बॉडी, जुडिशियल बॉडी भी क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। देयर इज कंप्लीट यूनिटी बिटवीन द मेंबर नेशंस एंड यहाँ पर कॉमन लॉज देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, कॉमन गवर्नमेंट मिलेगी, कॉमन लॉज मिलेंगे। इवन इनका जो पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सेंट्रल कोर्ट्स हैं, वो सब कुछ कॉमन होगा। ठीक है, और ये इसमें काफी डीप इंटीग्रेशन की बात की जाती है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें 13 सेपरेट कॉलोनीज, ठीक है, आती हैं। किसमें, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसका, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो इसके अंदर बेसिकली 7 एमिरेट्स आती हैं जो कि एक ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल यूनियन के एग्जाम्पल मैंने आपको कराए यूएसए एंड यूएई। राइट, यूएसए के अंदर 13 सेपरेट कॉलोनीज आती हैं एंड यूएई के अंदर 7 जो हमारे एमिरेट्स हैं वो आते हैं और एक कॉमन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को वो फॉलो करते हैं। देखिए, आपके लिए यहाँ पे समराइज भी किया गया है। इन्वॉल्व्स ऑल फीचर ऑफ इकोनॉमिक यूनियन, कंप्लीट पॉलिटिकल इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाता है। कॉमन डिसीजन मेकिंग एंड जुडिशियल बॉडी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कंप्लीट यूनिटी बिटवीन द मेंबर नेशंस। अगेन आपके लिए जहां से हमने स्टार्ट करा था वही स्लाइड है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे लूजेस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ पाया जाता है, पीटीए के अंदर। और जिस तरीके से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती जाएगी उसी तरीके से हमारा लेवल ऑफ इंटीग्रेशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखिए इस डायग्राम को देखिए, पीटीए के अंदर जो है हम अपने ट्रेड बैरियर्स को क्या कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एफटीए के अंदर हम कंप्लीट रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स की बात करते हैं एंड परमानेंट जो है इसके अंदर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। उसके बाद हमारा आ गया कस्टम यूनियन। एफटीए के सारे फीचर्स प्लस में कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स। कॉमन मार्केट के अंदर क्या आ जाएगा, कस्टम यूनियन के सारे फीचर। कस्टम यूनियन में बेसिकली ऑलरेडी एफटीए के फीचर्स हैं। कॉमन मार्केट में बेसिकली फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी आ जाएगा। फ्री मूवमेंट ऑफ बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, देन आ जाएगा हमारा इकोनॉमिक यूनियन। अब उसमें कॉमन मार्केट के सारे फीचर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में यहाँ पर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो भी हमें क्या देखने को मिलेगी, कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज देखने को मिलेगी। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, देन पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन होता है जिसके अंदर हम कॉमन गवर्नमेंट की भी बात करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक यूनियन तक के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, प्लस में हम कॉमन गवर्नमेंट की भी बात करेंगे। देखिए, अब हमने बात की ट्रेड ब्लॉक की। ठीक है, हमने सब टाइप के ट्रेड ब्लॉक्स पढ़ लिए। ठीक है, मैंने आपको ट्रेड ब्लॉक को, जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी मैंने आपको ट्रेड ब्लॉक के बारे में बताया भी था। सो बेसिकली ट्रेड ब्लॉक क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट कम टुगेदर टू प्रमोट
trade among themselves by reducing or removing trade barriers, right? So basically trade barrier make it easier and cheaper for member countries to trade with each other. ठीक है, इसके कुछ एक बेनिफिट्स भी होते हैं, आप देख सकते हैं. द फर्स्ट बेनिफिट इज लोअर प्राइस एंड मोर वेरिड प्रोडक्ट. ठीक है, जब टैरिफ जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो प्राइस है वो कम आ जाएगा. ठीक है, और गुड्स जो है फ्रीली फ्लो कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री. ऑब्वियसली लार्जर मार्केट देखने को मिलेगी. ठीक है, कंपनीज अपनी सेल जो है वो इंक्रीज कर सकती हैं, दूसरी मेंबर कंट्रीज को बेच सकती हैं, उनसे प्रोडक्ट्स भी खरीद सकती हैं. ठीक है, बूस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. देखिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एफडीआई भी बढ़ेगी, साथ में चीपर एंड मोर अबंडेंट कैपिटल मिलेगी, राइट. नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होगी. ठीक है, मोनोपोली पावर डिक्रीज होगी. देन पॉजिटिव इफेक्ट ऑन नॉलेज अबंडेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो इजियर रहेगा, बेटर क्वालिटी इंटरमीडिएट इनपुट्स रहेंगे. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कम होंगी. ठीक है, स्पेशली अगर आप देखें आप बात करें इकोनॉमिक यूनियन की, आपके कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं. देन पॉलिटिकल यूनियन की आप बात करें कि इवन आपकी गवर्नमेंट भी कॉमन है. ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे. ठीक है, इससे बेसिकली इकोनॉमिक पावर इंक्रीज होती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए. ठीक है, ग्रोथ इन मेंबर कंट्रीज आल्सो टेंड टू एक्सटेंड टू अदर मेंबर कंट्रीज, राइट. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेड ब्लॉक. अब कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिल सकते हैं ट्रेड ब्लॉक के. ठीक है, ठीक है, अगर बाहर की कंपनीज जो है यहाँ पर आएंगी, ठीक है, इतना फ्रीली मूवमेंट कर पाएंगी, तो बेसिकली ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एंडेंजर कर सकती हैं. ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो कि उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगी, मार्केट कंपटीशन को नहीं फेस कर पाएंगी, they ultimately have to shut down. Next is increased economic dependence, right? Economic dependence जो है वो काफी increase हो जाएगा. Economic performance between the member countries is interconnected. The economic crisis in one member spread to the other member. The impact is even broader due to the significant size of the trade bloc's economy. क्या बात कही है इधर कि इकोनॉमिक क्राइसिस एक कंट्री में होंगे तो वो इजीली दूसरी कंट्रीज के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के लिए डेट क्राइसिस इन ग्रीस, इटली एंड स्पेन विच रिक्वायर्ड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक टू इंटरवीन टू हैंडल इट. ठीक है, ग्रीस, इटली एंड स्पेन में जो डेट क्राइसिस हुए थे उसमें अल्टीमेटली यूरोपियन सेंट्रल बैंक को इंटरवीन करना पड़ा था. ठीक है, the intervention was to prevent the impact of crisis from spreading to other member countries. और ये बेसिकली क्यों इंटरवीन करना पड़ा था, ताकि ये जो डेट क्राइसिस है दूसरे मेंबर कंट्रीज के अंदर ना आ जाए. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी. ठीक है, कि दे कांट टेक द डिसीजंस फ्रीली. ठीक है, उन्हें बाकी मेंबर कंट्रीज से ऑब्वियसली पहले डिस्कस करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी सॉवरेनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ब्रिंग अप द ट्रेड डाइवर्शन, और बेसिकली ट्रेड जो है वो डाइवर्स हो सकता है. ठीक है, द trade block distorts the benefits of world trade. The inefficient firms within the block can still survive and are protected from the competition from more efficient firm outside the block. और कई बार देखने को ये मिल सकता है कि जो ट्रेड ब्लॉक के अंदर बट इनएफिशिएंट फर्म है वो सरवाइव कर जाए और एक अच्छी फर्म जो है वो सरवाइव ना कर पाए, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो उस ट्रेड ब्लॉक से बाहर है. देखिए अगेन आपके लिए यहाँ पर एक समराइज करके डायग्राम दिया गया है. ठीक है, सबसे नैरो स्कोप ऑब्वियसली किसका होता है, पीटीए का. ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करते हैं. ठीक है, नाउ आप बात करते हैं एफटीए की, फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें हम ट्रेड बैरियर्स को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, साथ ही साथ वहां पर ये परमानेंट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है. नेक्स्ट इज कस्टम यूनियन. अच्छा, फ्री ट्रेड एरिया में हमने एक और बात करी थी कि हम यहाँ पर एफटीए जो है इन कंटेक्स्ट ऑफ गुड्स होता है, सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में, फिशरीज एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है. अब आते हैं हम कस्टम यूनियन पे. कस्टम यूनियन पे सारे के सारे फीचर्स एफटीए के तो होंगे ही होंगे.
ठीक है। साथ में हम यहाँ पर बात करते हैं कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी। जो एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी रहेगी वो क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। ठीक है। देन हमने बात करी कि कॉमन मार्केट की। कॉमन मार्केट के अंदर सारे फीचर्स कस्टम यूनियन के तो आएंगे ही आएंगे, साथ में फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक यूनियन के अंदर हमने क्या बात करी, कॉमन मार्केट के तो सारे फीचर्स आएंगे ही आएंगे, प्लस हमने बात करी इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी क्या रहेंगी, कॉमन रहेंगी। और अगर हम बात करें कि अगर उनमें करेंसी भी कॉमन हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। नाउ पॉलिटिकल यूनियन, जिसमें सारे इकोनॉमिक यूनियन तक के तो सारे फीचर्स रहेंगे ही रहेंगे, साथ में हम बात करते हैं कॉमन गवर्नमेंट की, कॉमन लेजिस्लेचर्स की। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल यूनियन। नाउ इज एन एग्जांपल ऑफ एफटीए, इंडो श्रीलंका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। देखिए आप देख सकते हैं ये बेसिकली साइन हुआ 28 दिसंबर 1998। ठीक है। एंड इफेक्ट में कब से आया, 1 मार्च 2000। मेन पर्पस क्या है इसका, टू गिव ड्यूटी फ्री एक्सेस टू टू मेनी प्रोडक्ट्स ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका में जो भी प्रोडक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, जो भी नहीं मतलब जो ऑलमोस्ट 4000 प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। श्रीलंका finished its tariff reduction process in November 2008, और श्रीलंका ने टैरिफ रिडक्शन प्रोसेस 2008 के अंदर खत्म कर दिया था। Since March 2003, श्रीलंका has full duty access to the Indian market. ठीक है। श्रीलंका has full duty free access to the Indian market कब से, मार्च 2003 से। Over 4,000 product lines from Sri Lanka can now be exported to India without any import duty. Right? कि 4000 से भी ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स है श्रीलंका के जो इंडियन मार्केट में आ सकते हैं विदाउट एनी import duty. Now, India is Sri Lanka's third largest trading partner globally. ठीक है। ग्लोबली इंडिया श्रीलंका का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। श्रीलंका is India's second largest trading partner in SAARC after बांग्लादेश। एंड अगर SAARC की बात की जाए तो बेसिकली इंडिया का श्रीलंका जो है सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ISFTA has helped to increase trade and strengthen the economic ties between the two countries. And ISFTA basically एक bilateral trade agreement है जो कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच साइन हुआ है। It encourages mutual investment and economic cooperation. So basically इसका मोटो क्या था इसका क्रिएट होने का, The first motto is to strengthen the economic ties. ठीक है। देन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बूस्ट अप हो सके, ठीक है, प्रोडक्ट्स चीपर हो सके, ट्रेड इजियर हो सके, ठीक है, टू हेल्प इंडिया एंड श्रीलंका ग्रो थ्रू कॉपरेशन। नाउ ISFTA काम क्या करता है, ठीक है, ईच कंट्री गिव्स ड्यूटी डिस्काउंट्स ऑन मेनी गुड्स। ठीक है, दोनों ही कंट्रीज ड्यूटी डिस्काउंट्स देती हैं और कहीं पे तो ड्यूटी बिल्कुल जीरो होती है। ठीक है। देन पार्शियल ड्यूटी रिडक्शंस भी मिलते हैं कहीं पर, और कुछ एक जो आइटम्स है वो नेगेटिव लिस्ट में दोनों ही कंट्रीज ने डाल रखे हैं जिसपे ये ड्यूटी फ्री एक्सेस नहीं मिलता है। नाउ श्रीलंका के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, श्रीलंका बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स इंडिया को बेच सकता है ड्यूटी फ्री। ठीक है। बेटर एक्सेस टू अ ह्यूज मार्केट, ठीक है, इंडिया की बहुत पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसे एक अच्छी मार्केट का एक्सेस मिलता है। ठीक है। और इन सेक्टर्स में, ठीक है, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े हुए देखने को मिले हैं, टी, अपैरल, रबर प्रोडक्ट्स एंड स्पाइसेस। नाउ इंडिया के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एक्सेस टू श्रीलंकन मार्केट विद लोअर टैक्सेस। ठीक है, श्रीलंका के मार्केट में कंपैरेटिवली लो टैक्स रेट्स है, तो वो एक एडिशनल मार्केट इंडिया को मिली है। ठीक है। इन इन चीजों का जो एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, मशीनरी का, व्हीकल्स का, फार्मास्यूटिकल्स का एंड केमिकल्स का। मैंने आपको भी बताया था कि कुछ एक आइटम्स इसमें आती है नेगेटिव लिस्ट में,
तो बेसिकली इंडिया की नेगेटिव लिस्ट में अबाउट 400 प्लस आइटम्स हैं एंड श्रीलंका की नेगेटिव लिस्ट में अबाउट 1100 आइटम्स हैं और कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दिए गए हैं। एग्रीकल्चर आइटम, टेक्सटाइल, सर्टेन प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री के रिलेटेड भी इस नेगेटिव लिस्ट के अंदर आते हैं। क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले? बेनिफिट्स नॉट इक्वल फॉर बोथ द कंट्रीज, लार्ज नेगेटिव लिस्ट रिड्यूस फुल पोटेंशियल। ठीक है, जैसे जैसे नेगेटिव लिस्ट बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली, तो कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड एरिया के अंदर जो फ्री ट्रेड एरिया बेसिकली इसलिए बनाया था ताकि दोनों कंट्रीज के अंदर ट्रेड जो है बूस्ट अप हो सके। ठीक है, बट वो फुल्ली नहीं हो पा रहा है। ठीक है, श्रीलंका वांट्स द अग्रीमेंट अपडेटेड एंड इसीलिए श्रीलंका ने अग्रीमेंट भी अपडेट करने की बात कही है। कंपटीशन कंसर्न्स इन सर्टेन सेक्टर्स आर आल्सो। सो दोस्तों, दिस वाज अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। हमने बात करी पीटीए की, देन हमने बात करी एफटीए की, कस्टम यूनियन की, कॉमन मार्केट की, इकोनॉमिक यूनियन एंड पॉलिटिकल यूनियन। उसके बाद हमने बात करी ISFTA की। सो दिस वाज अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए हर एक एस्पेक्ट को बहुत इजी बना सकूं, बहुत क्लियर तरीके से आपको बता सकूं। सो इफ यू फाउंड दिस यूजफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसके बाद हम कौन सा टॉपिक लेकर आए आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।